एड्रेनल कॉर्टेक्स का ये 8वां लेक्चर है और आज हम लोग रोल ऑफ कॉर्टिसोल देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है आप सबको कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है इसका रोल जो होता है ना वो तीनों के मेटाबॉलिज्म पर देखा जाता है, अर्थात मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इस पर भी इसका रोल देखा जाता है। प्रोटीन्स पर भी देखा जाता है एंड फैट्स पर भी देखा जाता है। तो भले ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लिखा हुआ है लेकिन इसका तीनों पर असर होता है। और ग्लूको को ही क्यों लिखा गया, इसकी इसका जो भेद है वो अभी लेक्चर में खुल जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग शुरू करते हैं, गाइटन हॉल्स की बुक है और गैनोंग की बुक है, दोनों से अभी मिश्रित किए हैं। और बायोकेमिस्ट्री का कुछ जो है मसला वो हम लेनिंजर से भी उठाए हैं। लेनिंजर में भी हार्मोन का जो स्ट्रक्चर है सबकी काफी अच्छी चर्चा की गई है। तो अभी जो जानकारी दे रहे हैं ये इन्हीं सब किताबों का एक सम्मिश्रण है। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या इफेक्ट होता है ना, इफेक्ट्स ऑफ कोर्टिसोल। अगर इफेक्ट्स की बात करें, सबसे पहला होगा ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर क्या असर होगा तो इसको हम लोग क्रमशः क्रमानुसार पढ़ते हैं। ए देखिए, इससे पहले कि हम इस काम को बताएं, हम आपको एक चीज और भी क्लियर करना चाहते हैं। इस तरह के मेटाबॉलिज्म में जो हमारा जो मेन एरिया है वो है लीवर। लीवर लीवर जो है उसके सेल्स को कहते हैं हम लोग हिपैटिक सेल्स या हिपैटोसाइट। ठीक है, और बाकी जितने जो सेल्स हैं उन सबको कहा जाता है नन हिपैटिक सेल्स। नन हिपैटिक सेल्स, तो दो क्लास में बांट दिया गया इसको। एक हिपैटिक सेल्स लीवर में और एक नन हिपैटिक सेल्स जो कि कहीं भी हो सकता है, लाइक मसल्स में हो सकता है। मसल्स के सेल्स क्या हो गए, नन हिपैटिक सेल्स हो गए। तो जब भी हम चर्चा करेंगे इस मेटाबॉलिज्म में, आप लोग बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि कहाँ पर किसकी चर्चा की जा रही है, किस जगह पर हिपैटिक सेल की चर्चा हो रही है और किस जगह पर जो ये है नन हिपैटिक सेल है उसकी चर्चा हो रही है। मैं भी अपने लेक्चर में ये ध्यान रखूंगा कि आप सभी को जगह जगह पर मैं बताते चलूं कि कहाँ पर लीवर सेल है, हिपैटिक सेल है और कहाँ नॉन हिपैटिक सेल है। सो ये सब जो है ना वही की वर्ड है जिसको कि एक विद्यार्थी को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं ए में। ए में है स्टिमुलेशन। किस चीज को स्टिमुलेट करता है कोर्टिसोल, तो स्टिमुलेशन ऑफ एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। स्टिमुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो हमको ये बताना होगा कि ये घटना कहाँ होगी। हम कहेंगे ये घटना हिपैटिक सेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे, अर्थात लीवर में स्टडी करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो कॉर्टिसोल है, हमें सबको याद रखना चाहिए, हम लोग कॉर्टिसोल पढ़ रहे हैं। ये कॉर्टिसोल क्या करता है, इस हिपैटिक सेल के अंदर में एंटर करता है एज अ सिग्नल। लेट्स सी, हम लोग देखते हैं इसको। जैसे एक का ही समझा देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। एक का समझा देंगे तो काम हो जाएगा। अब ये सेल है और इस सेल के अंदर में न्यूक्लियस भी है। तो हम लोग इसको बोल रहे कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ठीक है, ये न्यूक्लियस भी है। और अब जो है आप देखें कि कैसे ये काम हो रहा है। तो हार्मोन को लाते हैं। ये हार्मोन का नाम क्या है, कॉर्टिसोल। तो कॉर लिख दिए। अब कॉर लिखने के बाद ये कॉर तो सीधे यहाँ, ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहेंगे। देखिए, ये जो मेम्ब्रेन है जिसको हम ब्लैक कलर से कवर कर रहे हैं, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आप भी मेरे साथ
सभी मेरे लेक्चर का फायदा विद्यार्थियों तभी सर्वाधिक होता है जब आप सभी अपने कॉपी कलम को सामने निकाल लेते हैं और मेरे साथ डायग्राम और जो मैं स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसको आप लिखते हैं। सो इसे हम लोग न्यूक्लियस कह रहे हैं। जहां मुझे जरूरत है जिसकी, मैं उसी को शामिल कर रहा हूँ। ये अगर हमने हिपैटिक सेल लिया है, ये हिपैटोसाइट है या हिपैटिक सेल है। ये हिपैटिक सेल है। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो कि पोर वर्क रहता है इसमें, न्यूक्लियर पोर। तो चूंकि अभी हम एक उतना रेगुलर बना दिए। और इसके अंदर में क्या होता है? इसके अंदर में डीएनए होता है। देखिए ये डीएनए है। हम्म, और अच्छे से देख लें, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हाँ, ये हमारा डीएनए हो गया। और इस डीएनए पर भी हम लोग एक पैच बनाएंगे। इस डीएनए पर ये एक जीन है, जीन का पैच है, उसका प्रमोटर है। तो कोर्टिसोल जो हार्मोन है, ये सीधे इंटर किया। हम इसको एक कलर से इंडिकेट करते हैं, इस ब्लैक कलर से। इसके बाद इसको एक साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर जो है, या जिसे न्यूक्लियर रिसेप्टर भी कह सकते हैं हम लोग, वो इससे बाइंड किया। जैसे ही बाइंड किया, ये दोनों को अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, सामने तक यह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और इंटर कहाँ करता है ये इसका न्यूक्लियर रिसेप्टर है। अभी हम बाहरी दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे लिखेंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर। और उसके बाद ये न्यूक्लियर रिसेप्टर सीधे कहाँ बाइंड करता है? प्रोमोटर के रीजन पर। हम रेड सिग्नल से कह रहे हैं कि ये जो है प्रोमोटर का रीजन है। यहाँ पर जैसे ही ये बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन के उपरांत जिस प्रोटीन या एंजाइम को बनाना है, उसका एमआरएनए बनेगा। ये एमआरएनए आकर कुछ एंजाइम्स बनाएगा। ये एंजाइम्स, यही एंजाइम काम करते हैं। हम लोग कहते भी हैं कि ये वर्क डन है। अब ये एंजाइम क्या काम करेंगे? इसकी जगह जब हम अपने पहले वाले टॉपिक में घुसे, तो ये है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा। भाई ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होना है? तो पहला काम है कि अमाइनो एसिड्स, उस अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनाना है। अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनाते हैं। यहाँ पर एंजाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो ये एंजाइम कौन कहाँ बनेगा? ये एंजाइम हेपेटिक सेल के न्यूक्लियस में बनेगा। मतलब ये साइटोसोल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या गोल्गी बॉडी, जीआरएल सिस्टम, उसमें बनेगा। इसके लिए एमआरएनए, एमआरएनए कहाँ से बनेगा? कहाँ पर? डीएनए पर बनेगा। डीएनए क्यों एमआरएनए बनाएगा? जब इसके प्रमोटर से एक सुटेबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेगा। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कब बाइंड करेगा? जब जो कॉर्टिसोल सिग्नल है, हार्मोन है, वह अपने न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड कर जाए। तो यह एक प्रक्रिया, यही प्रक्रिया हर बार रिपीट होगी। तो अमाइनो एसिड सब क्या कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज। और ये प्रोसेस क्या कह रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास आ गई कि भाई अमाइनो एसिड्स को ग्लूकोज में चेंज कर रहे हैं। ठीक है। ग्लूकोज हमारे लिए ब्लड शुगर है, अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये सब चीजें इसमें खासियत है ही। अब ये घटना कहाँ हो रहा है? हिपैटिक सेल में। अर्थात हिपैटिक सेल में क्या बढ़ रहा है? लीवर में क्या इंक्रीज कर रहा है? ग्लूकोज। अब लीवर में जब ग्लूकोज इंक्रीज कर रहा है, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन increases in the liver। लीवर के सेल, लीवर बोलने का मतलब लीवर के सेल। तो अब ये क्या हो रहा है? ये ग्लूकोज एन मॉलिक्यूल जुड़ रहा है और बना रहा है ग्लाइकोजन। इसके लिए भी क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। इसका मेजर एंजाइम, उसका नाम है ग्लाइकोजन सिंथेज। यह एंजाइम चाहिए। यह एंजाइम कहाँ बनेगा? जीआरएल सिस्टम में। उस वो कहाँ से आएगा? एमआरएनए पर ये काम होना है। एमआरएनए का अब बात समझ में आ रही है आपको? यही प्रक्रिया है जो हर बार रिपीट हो रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉमन एंजाइम लिखा है। कभी ये ग्लाइकोजन सिंथेज हो जाएगा, कभी ये ट्रांस एमिनेज हो जाएगा, कभी कुछ और हो जाएगा, लेकिन यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी।
तो लीवर में क्या स्टोरेज होना शुरू हो जाएगा? ग्लाइकोजन स्टोरेज। सो लीवर जो है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करना शुरू कर देगा फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो जो सबसे पहला रोल हमने कोर्टिसोल का देखा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, वो देखा कि ये अमाइनो एसिड को तोड़कर ग्लूकोज और फिर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है, और कहाँ बनाता है? लीवर सेल में। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसको कि ध्यान रखना चाहिए। अब सेकेंड जो इसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, वो क्या कहता है कि ग्लूकोज के खर्चा को रोकना है। ठीक है, डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन बाय द लीवर सेल। लीवर सेल्स में मतलब, फिर देख लीजिए, ये सब लिखना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को लीवर सेल में क्या कर रहा है? मिनिमाइज कर रहा है, ताकि ग्लूकोज जो है वो किस चीज में स्टोर हो जाए। तो ग्लूकोज का क्या उपयोग है? ग्लूकोज का ग्लूकोज का दो मेजर उपयोग होता है। ठीक है, एक हम कहते हैं एनर्जी, बट एनर्जी तो हमें फैट से भी मिल सकता है, लेकिन ग्लूकोज जो है वो मतलब कम खर्च में काम हो जाता है। दूसरा, कार्बन स्केलेटन फॉर द बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस of various biomolecules, various biomolecules। मतलब कोई ऐसा बायोमोलिक्यूल नहीं है जिसका कार्बन ग्लूकोज ने ना दिया हो। ये बड़ा दो सिग्निफिकेंट पॉइंट, इसको ध्यान देना है। एनर्जी तो देता है, कार्बन भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि अमाइनो एसिड बन सके, फैटी एसिड बन सके, न्यूक्लियोटाइड्स बन सके, ये सब कुछ बन सके। एनर्जी के मेटाबॉलिज्म में ये क्या करता है? ये शुरू करता है ग्लाइकोलाइसिस। अगर ग्लाइकोलाइसिस होना शुरू हो जाएगा तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होकर, टूट कर एनर्जी देना शुरू करेगा। इसका मतलब है कि अगर ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन, जो मेजर यूटिलाइजेशन इसका ज्यादातर होता है, वो क्या होता है? एनर्जी के रूप में होता है। उसको रोकना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कॉर्टिसोल जो है, कॉर्टिसोल डिटोरिएट, किसको डिटोरिएट करता है? डिटोरिएट्स द ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस को ये डिटोरिएट करता है कि ग्लाइकोलाइसिस ज्यादा ना हो। लेकिन ब्रैकेट में यहां सवाल हुआ, कैसे करेगा? हम सब लोग पहले भी पढ़े होंगे, मैं बताता हूं इसको, कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सभी रेगुलेट, इसमें बहुत सारे रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं। तो जब ग्लाइकोलिसिस की बात होती है तो इसमें 3 रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं। 3, देखते हो कितने, कितना इंटर डिसिप्लिनरी या इंटर टॉपिक कंटेंट को देखना पड़ता है। अब सामान्यतः क्या होता है विद्यार्थियों, कि जब हम मैं बोलता हूँ, कई बार अनुभव करने की बात होती है। जब भी हम एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स को पढ़ते हैं, हम सिर्फ हार्मोन्स पढ़ लेते हैं, हम उसका फंक्शन पढ़ लेते हैं, बस पढ़ लेते हैं, उसके कमी और ज्यादा होने वाले उसके डिजीजेस को पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर हमें तह में जाकर उसके काम करने के तरीके को, उसको अगर एक बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर लेवल पर एनालिसिस करने की बात हो, तो सामान्यतः हम लोग उसे स्केप करते हैं। बट हम यहाँ पर आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपको इन डेप्थ इन सब चीजों की जानकारी दें। ग्लाइकोलाइसिस में 3 रेगुलेटरी एंजाइम्स, ये 3 एंजाइम्स को अगर आप देखें, पहला हेक्सोकाइनेज, दूसरा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, तीसरा पायरुवेट काइनेज। ठीक है, पायरुवेट काइनेज। हेक्सोकाइनेज को तो हम अभी इससे बाहर निकाल दे रहे हैं, बट
फॉस्फोफ्लूरोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज, ये सभी रेगुलेट होते हैं दो चीजों से। इन लोग का रेगुलेटर कौन होता है? ये जो दोनों हैं, ये सामान्यतः रेगुलेट होते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, रेगुलेटेड बाय एटीपी एडीपी रेशियो एंड एनएडीएच एनएडी रेशियो। ठीक है, यहीं पर हम प्लस से रख लेते हैं। इनके द्वारा ये रेगुलेट होता है। ये हम रेगुलेशंस पढ़ाते भी हैं, लेकिन चूंकि इस टॉपिक को डिस्कस करना है, थोड़ी सी बात को हम बढ़ा भी देते हैं। ग्लाइकोलिसिस कब होना चाहिए? जब एनर्जी चाहिए, अर्थात जब एटीपी की मात्रा एडीपी से कम हो। ठीक है, ये लेस देन 1। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लो कि यहाँ 2 ही एटीपी है और यहाँ 4 एडीपी है, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0.5 आएगा। तो अगर इसकी मात्रा कम हो तो फिर ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलाइसिस ऑन। ठीक है, लेकिन अगर इसकी मात्रा 1 से ज्यादा हो, अब जस्ट उलट देते हैं, 4 एटीपी बाय 2 एडीपी, तो ये 2 हो जाएगा, तो ग्लाइकोलिसिस ऑफ। एकदम आपको झटपट एक ऐसे कॉन्सेप्चुलाइजेशन देते हैं। उसी तरह से एनएडीएच का भी होता है, एनएडीएच प्लस एनएडी। ये अगर 1 से कम है तो ग्लाइकोलिसिस ऑन, और अगर ये 1 से ज्यादा है, बस वही 2 4 2 लेके करिएगा, ग्लाइकोलिसिस ऑफ। इसी कॉन्सेप्ट को ये यूज करता है किस काम को करने के लिए? ग्लाइकोलिसिस को शट डाउन करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए। कोर्टिसोल डिटोरिएट्स द ग्लाइकोलिसिस रेट या रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो सवाल आया कि कैसे? सवाल आया कैसे? बाय regulating NADH is to NAD ratio। ठीक है, NADH to radio, and that is more than 1। अब जब यही बुक में आप पढ़ते हैं, किसी बच्चे किताब में पढ़ेंगे, आपको ये मिलेगा लिखा हुआ। अब विद्यार्थी, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है, ये सब बेसिक्स, ठीक है ना, ये सब नहीं है, व्हाट विल हैपन? कि बस हम इसको या तो रट लें, हमारे पास समझने के लिए कोई मतलब नहीं कि हम कैसे इसको समझेंगे। बट अभी आप इसको समझ गए, ये इसका दूसरा काम है। तीसरे काम की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में तीसरा काम क्या है। एक टर्म आता है एड्रिनल डायबिटीज। सामान्य तो ये तो बीमारी में पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं? एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल, शॉर्ट फॉर्म में बीजीएल। ठीक है, कितना बार लिखेंगे इसको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गया भाई। अब क्या है कि लीवर सेल है ये, ढेर सारा ग्लूकोज इसमें बनते जा रहा है, जितना भी प्रोटीन है टूट टूट कर अमाइनो एसिड दे रहा है। अमाइनो एसिड से क्या बन रहा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बन रहा है? ग्लाइकोजन। बट किसी भी सेल की कैपेसिटी होती है ग्लाइकोजन लोड करने की। तो क्या होगा कि बहुत सारा ग्लूकोज जो है ये कहाँ रिलीज कर देगा? ब्लड में। जैसे ब्लड में रिलीज करेगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी, इलिवेट करेगी। और हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ जा रहा है जरूरत से ज्यादा, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसेमिया। और ये जो सिम्टम होता है, ये सिम्टम क्या कहलाता है? एड्रिनल डायबिटीज। मतलब डायबिटीज तो दिख रहा है जैसा डायबिटीज जैसा, लेकिन वो एड्रिनल डायबिटीज है, एड्रिनल ग्लैंड के कारण है। अब यहां बता रहा क्या है कि जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन भी सिक्रीट होगा, इंसुलिन सिक्रीशन। क्योंकि इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है कि जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा एक लिमिट से ज्यादा बढ़ती है, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करना शुरू करता है। ठीक है,
तो इंसुलिन का जब सिक्रीशन होगा तो उससे क्या होगा, क्या ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल घट जाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये कोई इफेक्ट नहीं कर पाता है। डज नॉट इफेक्ट, डज नॉट इफेक्ट ऑन द बीजीएल। अब कभी भी आपसे कोई अंडर कंट्रोल सिचुएशन, अंडर कंट्रोल स्टेट, जब भी कोई बोले कि मान लीजिए एक डायबिटीज है लेकिन इंसुलिन भी सिक्रीट हो रहा है फिर भी डायबिटीज की तरह वो दिख रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि ये एड्रिनल डायबिटीज है और ये बीमारी नहीं है, ये जैसे ही वो हार्मोन रुकेगा वो अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं समझना है कि तब हाँ, लेकिन अगर यही एड्रिनल ग्लैंड में क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, अब वो लगातार कोर्टिसोल सिक्रीट किए जा रहा है, तब तो ये सचमुच हो सकता है कि ऐसी परेशानी मरीजों में ऑब्जर्व की जाती हो, और ऐसा हो सकता है, होता भी होगा। तो ये है कि यहाँ पर मसला ये है। अब ये तो हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। अब सेकेंड जो है वह है इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का इफेक्ट देख रहे हैं किस पर? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है भाई, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को देखते हैं। जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात आती है तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या देखा था कि अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बन रहा है। अब ये अमाइनो एसिड कहां से आएगा? ये अमाइनो एसिड प्रोटीन से ही आएगा, अर्थात प्रोटीन टूटेगा तो अमाइनो एसिड बनेगा, अमाइनो एसिड बनेगा तो फिर उससे ग्लूकोज बनेगा। इसका मतलब साफ साफ है कि कोर्टिसोल का असर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर होता है। दूसरा है क्या कि अब प्रोटीन जो है उसका सोर्स देखिए। पहले तो हम ये सिखाते हैं प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन सोर्स यहां पर दो दो जगह पर इसको देखना है। एक हिपैटिक सेल में, हिपैटिक सेल्स में जो प्रोटीन हो, और दूसरा नन हिपैटिक सेल्स में। नन हिपैटिक सेल्स में हो, और नॉन हिपैटिक सेल्स में हम लोग सामान्यतः मसल्स का एग्जांपल लेते हैं कि मसल्स के सेल में भी प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। अब सबसे पहला देख रहे हैं रिडक्शन ऑफ सेलुलर प्रोटीन, रिडक्शन ऑफ सेलुलर प्रोटीन। तो ये सेलुलर प्रोटीन जो होगा वो किसका होगा? नन हिपैटिक सेल का, अर्थात लीवर सेल में ये काम नहीं करेगा। ये जो घटाएगा प्रोटीन वो कहां से घटाएगा? मसल्स से। मतलब हमने मसल्स को यहां पर एग्जांपल लिया है, तो मसल नन हिपैटिक है। तो यहां पर क्या क्या करेगा ये कॉर्टिसोल? देखें कॉर्टिसोल यहां पर सबसे पहला काम क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्या डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को डिक्रीज कर रहा है। अब प्रोटीन नहीं बनेगा तो प्रोटीन की मात्रा घटेगी, सेलुलर प्रोडक्शन होगा। साथ ही क्या है, जो प्रोटीन है उसके ब्रेकडाउन को प्रमोट करेगा, प्रोमोट्स प्रोटीन ब्रेकडाउन। अब समझिए, एक तो मसल के अंदर में प्रोटीन बनने नहीं दे रहा है, और दूसरा जो प्रोटीन है उसको भी तोड़ दे रहा है। कभी कभी इसका सीवियर रिजल्ट देखा जाता है। समटाइम्स आप बोलेंगे सर ये तो खतरनाक, नहीं नहीं, ये तो कुछ कंडीशंस में काम करता है, निकला और काम करता है। समटाइम्स अगर एक्सेस कॉर्टिसोल निकलने लगे, जैसे मैंने क्या कहा कि ये तो भाई जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो तो कर रहा है, लेकिन अगर कॉर्टिसोल एक्सेस निकलने लगे तो मसल कैन बी मसल कैन वीक, मसल कैन बी वीक। मसल्स क्या हो सकता है? कमजोर हो सकता है, और ऐसे लोग को खड़े और चलने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये तब ये परेशानी होगी, तब ये बीमारी है, तब ये इशू है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये जो काम हो रहा है ना, उस वक्त इससे कोई दिक्कत नहीं है। ए बी में देखें लीवर में और ब्लड में ये प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। कोर्टिसोल जो है वह इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस प्रोटीन्स इन द liver, hepatic cell
एंड द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड में भी इसकी मात्रा बढ़ाता है, ब्लड प्लाज्मा में है, और लीवर में भी इसकी मात्रा बढ़ाता है, लेकिन मसल्स में, नॉन हेपेटिक सेल्स में क्या करेगा, इसकी मात्रा को बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये भी इसका सदुपयोग हो रहा है। तीसरा जो इसका मेटाबॉलिज्म है वह क्या है, इंक्रीज अमाइनो एसिड्स, इंक्रीज अमाइनो एसिड्स इन द ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड में बढ़ेगा प्रोटीन तो अमाइनो एसिड्स को भी ये पुल करेगा, वहां पर पुश करेगा, पुल नहीं, इन ब्लड प्लाज्मा। देखिए ब्लड प्लाज्मा में भी ये अमाइनो एसिड्स को बढ़ा देगा, ठीक है। और इस तरीके से क्या करेगा ये कि जो नॉन हेपेटिक सेल्स है, नॉन हेपेटिक सेल, ठीक है ना, यहां प्रोटीन को तोड़ेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, डॉट में लिख देते हैं अमाइनो एसिड्स में। इस अमाइनो एसिड को कहाँ ये रिलीज किया, ब्लड में, ब्लड में देखिए अमाइनो एसिड चला है, और फिर इसको कहाँ पहुंचा दिया, हेपेटिक सेल में, मतलब लिवर सेल में। हेपेटिक सेल में क्या हो रहा है अमाइनो एसिड्स का, इस अमाइनो एसिड्स का कई तरह का सदुपयोग हो रहा है, लाइक ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रहा है, लाइक प्रोटीन बना दे रहा है। ये जो है ये कॉर्टिसोल का रोल जो है वो माना जाता है। कॉर्टिसोल का इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है भाई। कॉर्टिसोल जो है वो फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म करता है। तो पहला है ए में, इंड्यूस फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म इन एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं, फैट टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यूज या सेल्स। तो मतलब ये नॉन हिपैटिक सेल्स हैं, ये फैट स्टोर करके रखते हैं, फैट का मेटाबॉलिज्म करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ फैट अगर है तो वो टूटेगा किस में, फैटी एसिड्स में। इसके बाद ये फैटी एसिड्स कहाँ भेजा जाएगा, ब्लड में, और ब्लड से फिर ये डिफरेंट टिश्यूज में, डिफरेंट टिश्यूज में ये उसको भेजा जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंट टिश्यूज में उसका क्या क्या यूज है, तो बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलेगा, ये काम हो सकता है, या उससे फैटी एसिड से फैट बनाना, ये सब काम हो सकता है। और ऐसा देखा जाता है कि अगर एक्सेस कॉर्टिसोल हो, देखो फिर से बीमारी का कंडीशन आ गया, अगर एक्सेस कॉर्टिसोल हो तो देखा जाता है कि फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, फैट डिपोजिशन इन चेस्ट, सीने में, हेड में। और कई बार तो ये बुफेलो लाइक, बुफेलो लाइक टॉर्सो हो जाता है। आप लोग देखते होंगे टॉर्सो, सांड को देखते होंगे, उसके पीठ पर बहुत बड़ा कुबर टाइप का उठा हुआ रहता है, उसी तरह का, या जो ऊंट पर जैसे उठा रहता है फैट, उसी तरह का। और चेहरे पर, हेड, फेस, और कई बार तो फेस जो होता है मून लाइक हो जाता है, चिपटा हो जाता है, इतना फैट हो जाता है कि चेहरा जो है एकदम तैलीय और फैटी दिखता है। ये सब भी है अगर एक्सेस हो तो। नॉर्मल कंडीशन में कॉर्टिसोल रेगुलेशन है, अपना इंपॉर्टेंट है, चाहिए भाई, है ना, जान के लिए चाहिए, वाइटल है। एक्सेस भी कहीं हो रहा है तो इस तरह की घटनाएं उसके साथ हो रही है। ये जो भी आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से कॉर्टिसोल का काम अलग अलग तरीके से होता है। आई एम श्योर कि ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
और आप सभी इसको जरूर लिख रहे होंगे।